वेलकम बैक गाइस, एक और वीडियो में कॉमर्स मेड इजी की। और आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स का क्या मतलब है कि कुछ तरीके, कुछ तरह से जिस प्रॉपर वे से काम को किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर मेथड, वो है हमारे लिए टेक्निक। तो टेलर साहब ने अपने 4 प्रिंसिपल के साथ साथ 7 टेक्निक्स भी दी थी, जिनको फॉलो करके हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपना सकते हैं। हम एक एक करके इन सारों टेक्निक्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले टेक्निक की तरफ, जिसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। मैंने आपको पहले बताया था कि फोरमैन लोअर लेवल मैनेजर होता है, जो बिल्कुल वर्कर्स को सुपरवाइज करता है, उनके काम को देखता है। ठीक है, तो बात आती है कि फंक्शनल फोरमैनशिप, ये टेक्निक टेलर साहब ने दी। इसका मतलब क्या था? सबसे पहले इसकी लाइन्स पे आते हैं कि फर्स्ट लाइन आप लिखोगे, एज टेलर ज्वाइंड as a worker, so he knew the problems at the base level and thus he focused at the major problems at the show floor level of the organization. उसने वहां फोकस करके ये प्रिंसिपल, ये टेक्निक डेवलप की। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन क्या आती है? टेलर अपॉइंटेड 8 स्पेशलिस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। उसने 8 बंदे अपॉइंट। उसके बाद की लाइन में आपको बात करूंगा, अभी नहीं बताता। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर साहब कहते क्या है। सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा प्लानिंग डिपार्टमेंट। पहले पूरी बात सुनो क्या है, फिर मैं आपको इसका एक एक कारण भी बताऊंगा। टेलर साहब ने कहा कि शॉप फ्लोर लेवल यानी कि लोअर लेवल पे 2 डिपार्टमेंट्स बना दो, एक प्रोडक्शन एक प्लानिंग। इनमें टोटल 8 स्पेशलिस्ट बैठेंगे, बोलते हैं 8 फोरमैन। फोरमैन और सुपरवाइजर में फर्क जानते हैं आप? सुपरवाइजर होते हैं कि तुम काम करो, मैं देख रहा हूं, तुम्हें सही गलत बताता जाऊंगा। फोरमैन उन काम करने वालों के साथ अंदर जाता है, उनके साथ मिलकर काम करता है। ये फर्क होता है। तो यहाँ पे 8 फोरमैन रखे, 4 इसके अंदर 4 इसके अंदर, जिनका नाम था, जी हाँ, तो 4 स्पेशलिस्ट इसके अंदर 4 स्पेशलिस्ट इसके अंदर। इन 8 को एक पर्टिकुलर काम दे दिया गया और टेलर साहब ने कहा कि इस तरह से डिवीजन ऑफ वर्क करो। और टेलर साहब ने कहा कि इस तरह से डिवीजन ऑफ वर्क करो ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। जिन्होंने मेरी फ्योल वाली प्रिंसिपल्स की वीडियोस देखी है और अच्छे से उनको पढ़ा भी है, तो उनको पता होगा डिवीजन ऑफ वर्क से क्या बेनिफिट मिलता है, स्पेशलाइजेशन। और मैं यहाँ शुरू से फोकस कर रहा हूँ कि 8 स्पेशलिस्ट जिनको अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, उनको किया गया अपॉइंट। तो इनका काम क्या है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एक है प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले आएगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। कोई ऑर्डर नहीं है इनका, मतलब एक तरह से काम है, ध्यान सुनो। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा? वो एक कार्ड लेगा, उस पे एक वर्कर के आज के काम लिखेगा। वो कार्ड एक तरह से एक ऑर्डर लिस्ट है, जो आप एक वर्कर को एक दिन में काम करने हैं, वो सारे ऑर्डर्स की लिस्ट, वो एक कार्ड बनाएगा। इसका काम ये है कि वो हर वर्कर के एक कार्ड बनाएगा। कार्ड बना के ये हैंड ओवर कर देगा गैंग बॉस को, भाई ये ले, ये सारे वर्कर्स की गाड़ी तू पकड़ और आगे तू बांटी, और जो देखना है वो करिए। वो गैंग बॉस की बात कहेंगे तब बताऊंगा। इसने बना दिए कार्ड। उसके बाद क्या होगा, पहले हम चारों प्लानिंग वालों को डिस्कस करते हैं। टाइम एंड कोस्ट क्लर्क क्या करता है? टाइम एंड कोस्ट क्लर्क बनाता है टाइम एंड कोस्ट शीट, कि ये काम इतने टाइम में पूरा होना चाहिए और इतनी कोस्ट में पूरा होना चाहिए। ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का एक प्लान बनाता है कि एक पर्टिकुलर काम को कितनी देर लगनी चाहिए, कितने पैसे लगने चाहिए। ये टाइम एंड कोस्ट शीट बना के दे देता है स्पीड बॉस। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क जो है वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क से क्लोजली लिंक चलता है। रूट क्लर्क इज क्लोजली लिंक्ड विद इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क और रूट क्लर्क का क्या क्या काम है देखो, कि ये बंदा डिसाइड करेगा कौन सा काम किस किस रास्ते से होके जाएगा। मतलब कि एक प्रॉपर वे, एक प्रॉपर प्रोसीजर, रूट, रास्ता, कि ये काम इस स्टेजेस से गुजरेगा, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये वो डिसाइड करेगा और इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क से बात करेगा, फिर इसका कार्ड बनेगा। ठीक है, और चौथा डिसिप्लिन, जो सबसे अलग चलता है, इसका ये काम है कि पूरे डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन को इंश्योर करे। इन चारों के काम क्लियर हो गए। टाइम कोस्ट क्लर्क टाइम को शीट बनाएगा, जिसपे वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मेजर करेगा। फिर रूट क्लर्क रास्ता डिसाइड करेगा, प्रोसीजर डिसाइड करेगा, कौन सा काम किस किस वे से होकर जाएगा, डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन इंश्योर करेगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो है वो एक कार्ड में सारे इंस्ट्रक्शंस पेन डाउन कर देगा और गैंग बॉस को हैंड ओवर कर देगा। अब आते हैं इन 4 बंदों में। गैंग बॉस, गैंग बॉस का क्या काम है? गैंग बॉस का काम है ये देखना कि पहली बात तो सारी मशीनें ढंग से चल रही हैं, बहुत बढ़िया, सारे वर्कर्स ढंग से काम कर रहे हैं, और जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने इसको दिया ना, ये काम वर्कर से गैंग बॉस करवाएगा। पूरी गैंग का बॉस सारी मशीनों की ऑर्डरली वर्किंग ये इंश्योर करेगा और उनसे काम भी ये करवाएगा।
स्पीड पोस्ट क्या करेगा? स्पीड पोस्ट इंश्योर करेगा सारा काम टाइम पे हो रहा है या नहीं। इसने तो एक कार्ड बनाया, उसने कहा इतने टाइम में होना चाहिए। ये देखेगा कि वो चाहिए को रियलिटी में कन्वर्ट कर पा रहा है या नहीं। ये कहता है होना चाहिए और ये करके दिखाएगा। ये तभी प्रोडक्शन में बैठे और ये प्लानिंग में बैठे हैं। ये सिर्फ प्लान करते हैं, इनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ प्लान करते हैं, ये करके दिखाते हैं। रिपेयर बॉस का क्या काम है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी मशीन्स होती हैं और उन मशीनों में आए दिन कोई ना कोई खराबी, कोई ना कोई दिक्कत आई रहती है। तो वो रिपेयर बॉस का काम है कि सारी मशीनों को देखे, कोई दिक्कत ना आए और जिसमें भी दिक्कत आए रिपेयर करके दे। इसका काम है कि उनकी ऑर्डरली फंक्शनिंग चेक करना, एम्प्लॉइज को काम रेडी देना। अगर रेडी नहीं है तो ये जाएगा इसके पास कि भाई ये वाली मशीन खराब है, ठीक करके दे। ठीक है। और इंस्पेक्टर भाई साहब क्या करेंगे? क्वालिटी चेक, हर प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करेगा कि क्वालिटी ओके है या नहीं है। ये काम होता है इंस्पेक्टर का। इन 8 के काम हो गए। अब बात आती है इस तीसरी लाइन की जो मैंने छोड़ दी थी। पहली लाइन शॉप फ्लोर लेवल वाली, दूसरी लाइन आर्ट स्पेशलिस्ट, तीसरी लाइन मैं आपको बता रहा हूं और उसके बाद एक पूरा एग्जांपल विद डायग्राम आपको देना अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो तीसरी लाइन कहती है कि हेनरी फ्यूअल का एक प्रिंसिपल है जो बहुत अच्छे से मानता है और एक प्रिंसिपल है जो ये बिल्कुल भी नहीं मानता। आप बताएंगे वो कौन सा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। सबसे पहली चीज, जो प्रिंसिपल ये बहुत अच्छे से मानता है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। काम को बांट दो, हर एक बंदा अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो जाए, काम को बांट दिया जैसे आपने कहा था। और जो प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है वो है यूनिटी ऑफ कमांड, कि भाई ये 8 बंदे मिलके वर्कर्स को ऑर्डर देंगे, ये 8 सारे वर्कर्स को ऑर्डर देंगे। नीचे एक वर्कर को 8 बंदों से ऑर्डर मिल रहे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड तो वायलेट हो गया। लेकिन टेलर को ये कहा गया कि जब तूने बनाया तो यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट कर दिया। उसने अपनी जस्टिफिकेशन दी इस बारे में। वो कहता है कि एक बंदा सारे कामों में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता और वर्कर तो स्पेशलिस्ट कहीं से नहीं, उसको बस काम करना है, जो ऊपर से ऑर्डर मिला तो उसको सारा काम करने के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट चाहिए। जैसे अगर आप ट्यूशन जाते हो, आप स्कूल में भी अपने अपने अलग अलग टीचर से पढ़ते हो, अकाउंटेंसी कोई और पढ़ा रहा है, बिजनेस स्टडीज कोई और पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स कोई और पढ़ा रहा है, इंग्लिश कोई और पढ़ा रहा है। इसी तरह से आपका क्या यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो रहा है? नहीं, आप 4 बंदों से ऑर्डर्स दे रहे हो लेकिन वो चारों अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं और उन चारों से आपको जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। ये 8 बंदे ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन ये अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं और एक बंदा ये काम नहीं कर सकता, इसलिए टेलर ने 8 रखे। ये थी उसकी जस्टिफिकेशन। कभी कभी आपको 3 मार्क्स में पूछ सकता है कि टेलर ने क्या जस्टिफाई किया यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करने के लिए। वो ये कि एक बंदा स्पेशलिस्ट हर काम में नहीं हो सकता। दैट्स इट। तो अगली टेक्निक पे आते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये 2 नाम एक ही टेक्निक में घुसा रखे हैं और अगर आपको लगे केस स्टडी में सिर्फ ये लग रहा है ना तो पूरा नाम लिखना है आपको, पूरा नाम, क्योंकि ये एक टेक्निक मानी जाती है और उसमें 2 चीजें हैं। दोनों को स्टडी अलग अलग करते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन, हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट कर देना। Taylor was a firm believer that setting standards can help an organization in achieving goals efficiently and effectively। ठीक है, टेलर को भरोसा था कि स्टैंडर्ड सेट करने से आपके गोल्स अच्छी तरह से अचीव हो जाएंगे। फिर पहली लाइन क्या आती है? Standards work as a benchmarks on which actual production is to be done। ये एक बेंचमार्क्स हो जाते हैं, एक लेवल की, हाँ प्रोडक्शन जो है इस लेवल से ऊपर की ही होगी, नीचे की नहीं होगी। ये है स्टैंडर्ड्स। ठीक है। दूसरी लाइन इसमें क्या आएगी? स्टैंडर्डाइजेशन किस किस चीज की हो सकती है? स्टैंडर्डाइजेशन कैन बी ऑफ क्वालिटी, टाइम, साइज, इन सब चीजों की स्टैंडर्डाइजेशन होती है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी मिनिमम इतनी, इसके ऊपर, ये स्टैंडर्ड है इस कंपनी का। टाइम, इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना टाइम लगना चाहिए, स्टैंडर्ड है। इस प्रोडक्ट का इतना साइज होना चाहिए, स्टैंडर्ड है। जैसे एक पर्टिकुलर ब्रांड, मुझे नहीं पता कोई खास, लेकिन कोई बड़े बड़े ब्रांड होते हैं जो अपनी कलेक्शन एक ही कलर में रखते हैं, सारी की सारी कलेक्शन ओनली सिंगल कलर, या फिर सारी की सारी कलेक्शन में से सिर्फ एक कलर गायब होगा, उसका नाम निशान नहीं होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड है। इस ब्रांड की खासियत है कि इस ब्रांड में आपको ये वाला पर्टिकुलर कलर कहीं नहीं मिलेगा या फिर ये वाला कलर ही मिलेगा। ये उनके अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है। जैसे स्केचर्स के शूज आते हैं, उनके शूज के नीचे वो रिपल्स लगे होते हैं, आप सबको पता होगा, और वो कंफर्ट देते हैं। यही बात है कि स्टैंडर्डाइजेशन, हर कंपनी के कुछ ना कुछ अपने स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद बात आती है कि व्हाट इज द एम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन करते क्यों है, इसका एम क्या है? 4 पॉइंट, और ये 4 पॉइंट आपको 1 मार्क में पूछ सकता है। ये 4 पॉइंट से आपके 1 मार्क क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, 4 पॉइंट से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, और ये 4 पॉइंट आपको केस स्टडी में भी हेल्प करेंगे। तो बड़े ही ध्यान से सुनना है 4 पॉइंट्स को। ये है एम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का एम। ठीक है। और 4 पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, बड़ा ध्यान से। सबसे पहली चीज, रिड्यूसिंग द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू
स्पेसिफिक साइज, शेप एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको ब्रांड्स का एग्जांपल दिया कि एक पर्टिकुलर कलर आएगा या नहीं आएगा, तो पूरी ब्रॉड लाइन ऑफ प्रोडक्ट को एक रिड्यूस कर देना एक पर्टिकुलर साइज में या शेप में या कलर में, वो स्टैंडर्डाइजेशन का पहला है। दूसरा, टू सेट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। तीसरा, टू सेट द टाइम टेकन बाय मेन फॉर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। और चौथा और आखिरी, टू सेट द इंटरचेंजेबल एबिलिटी ऑफ सेवरल पार्ट्स। मतलब किसी मशीन का, किसी प्रोडक्ट का कौन सा पार्ट इतना स्टैंडर्डाइज्ड है कि वो दूसरे से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, उनका स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम है, तो इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ये भी स्टैंडर्डाइजेशन का था। चार रिपीट करें एक बार कि टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू स्पेसिफिक साइज, शेप एटसेट्रा। दूसरा, टू set the standard time taken by men for the completion of a product manufacturing. तीसरा, to set the quality of product manufactured। और चौथा, to set the interchangeability of spare parts of various products। ठीक है, तो ये होगी इसकी एम। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में वो कहते थे कि काम को सिंपल रखो, फालतू खिटाओ मत, फालतू उलझाओ मत, काम को बहुत ही सिंपल रखो। आप शूज ले जाते हो मार्केट में, आपको शूज के क्या साइज मिलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये साइज होते हैं। ऐसा नहीं होता 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 फिर 2.1 2.2 2.3 2.4। ये बहुत ज्यादा डाइवर्स काम हो जाएगा, इसमें काम खिंड जाएगा। तो काम को सिंप्लीफाई करो। टेलर साहब कहते थे सिंप्लीफाई करो, उसको इजी बना दो, ये होती है सिंप्लीफिकेशन। इसकी बहुत ही सिंपल सी 3 लाइन है। सबसे पहली बात, सिंप्लीफिकेशन मीन्स giving an end to those superfluous activities which does not yield anything in return। मतलब वो सारे के सारे फालतू काम जिनसे कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा, उनको एंड कर दो, उनको खत्म कर दो, ये है सिंप्लीफिकेशन। दूसरी चीज इसमें आएगी कि इट सेव्स टाइम, मनी एंड एफर्ट। तीसरी चीज इसमें आएगी, दिस मीन्स रिडक्शन इन प्रोडक्ट साइज, शेप, क्वालिटी एटसेट्रा। मतलब जो भी सिंप्लीफाई करना है आपको, जो हटाना है हटा दो, उसमें रिड्यूस हो जाएगा। और चौथा इसमें एग्जांपल आएगा, शूज वाला मैंने आपको दिया, वो बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ, जिसका नाम है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, ये प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल, ये टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो सबसे बड़ा मोटिवेटर है एक वर्कर के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ा मोटिवेटर, क्योंकि ये फाइनेंशियल मोटिवेटर है, ये पैसे से मोटिवेट करता है आप सबको। सीन क्या होता है कि टेलर कहता है, सबसे पहले मैं इसकी कहानी बताऊंगा, फिर इसकी 3 लाइनों पे आऊंगा। टेलर भाई साहब कहते हैं कि एक वर्कर को ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेशन कब मिलेगी, जब उसको बदले में कुछ मिल रहा है। देखो 2 वर्कर बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि भाई देख, मेरी सैलरी भी 10,000, तेरी सैलरी भी 10,000, बनाता मैं रोज के 50 यूनिट, तू 150 यूनिट बनाता है, तू तो बेवकूफ है, तेरा क्या फायदा हो रहा है, पैसे तो उतने ही मिल रहे हैं। अब वो वर्कर भी सोचेगा कि हाँ यार, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट मारूं अपने कलीग्स के कंपैरेटिवली, और मुझे एक्स्ट्रा कुछ मिले ना, कंपनी का फायदा, कलीग्स का फायदा, नुकसान में मैं ही जाऊं, तो मैं क्यों जाऊं, मैं भी 50 बना लूंगा आज से। ये चीज कंपनी के तो नुकसान हो गया ना, तो कंपनी इसको एक पॉजिटिव वे में लेके टेलर साहब ने ये टेक्निक दी कि एक कंपनी को अप्लाई करनी चाहिए ताकि वो 150 ही बनाया और वो 50 वाले भी ऊपर उठ जाए। ये है वो टेक्निक। इसमें टेलर भाई साहब कहते हैं कि 2 वेज रेट रख दो, एक हायर वेज रेट और दूसरा लोअर वेज रेट। हायर वेज रेट और लोअर वेज रेट में फर्क क्या होगा कि पहले में एक स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स करके आप हायर तक पहुंच पाओगे। अब जो मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूं ना, ये एग्जांपल आपको एज इट इज फिगर चेंज कर लो, यही एग्जांपल आपको अपने आंसर में लिख के आना है। क्यों? तो देखते हैं बात क्या है। लोअर वेज रेट मतलब एक कंपनी रख दिया कि लोअर वेज रेट है ₹10 पर पीस मैन्युफैक्चर्ड। वर्कर जितने पीस मैन्युफैक्चर करेगा उसको ₹10 पर पीस मिल जाएगा। हायर वेज रेट है ₹15 पर पीस। ओके, अब इन दोनों में फर्क कैसे आएगा, किसको लोअर से पे करेंगे, किसको हायर से पे करेंगे। ये है एक स्टैंडर्ड 100 पीसेस डेली, मतलब एक दिन में जो 100 पीस या 100 से ज्यादा बना देगा उसको तो ये वेज रेट मिलेगा, और जो 100 से कम बना पाएगा उसको ये वेज रेट मिलेगा। तो इनके लिए मोटिवेशन है ना कि मैं ज्यादा बनाऊं तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे एज कम्पेयर टू कम। अब देखो फर्क क्या आता है, थोड़ा मैथ्स करते हैं। एक बंदे ने बनाए 99 पीसेस और दूसरे बंदे ने बनाए 100 पीसेस। 99 वाले की पेमेंट क्या होगी, 99 into 10 990 रुपीज, और 100 वाले की पेमेंट क्या होगी 1500 रुपए। अब सोच के देखो कि सिर्फ एक यूनिट के पीछे इसको 510 रुपए का नुकसान हो रहा है, सिर्फ एक यूनिट के पीछे 510 रुपए का नुकसान। तो कितना मोटिवेट होगा वो इंसान कि मुझे कम से कम रोज के 100 यूनिट्स तो बनानी है, क्योंकि ये लास्ट 100 यूनिट बनते ही ना उसकी हर यूनिट पे 5 रुपए वैल्यू बढ़ जाएगी।
ये कहते हैं टेलर साहब की पीस वेज रेट सिस्टम को अलग अलग रखो, एक लोअर और एक हायर, ताकि बंदे ऊपर आने के लिए मोटिवेट हो। वर्कर्स जब अपना बेस्ट देंगे तो कंपनी का बेस्ट अपने आप निकल आएगा। ये बात की टेलर साहब की टेक्निक में डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। अभी एग्जांपल हो गया, अब आते हैं हम 3 लाइनों पे। देखो सबसे पहले टेलर इन्वेंटेड दिस टेक्निक टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। जो एफिशिएंट है और जो इनएफिशिएंट है उनको अलग अलग करने के लिए टेलर भाई साहब ने टेक्निक बनाई। Taylor suggested that there must be different wage rates for efficient workers and inefficient workers. दोनों के लिए अलग अलग wage rates होने चाहिए। और तीसरी चीज, Taylor suggested that this would be a greatest motivator for an inefficient worker to come to the place of efficient worker. बात पूरी होगी, इसका अपना एग्जांपल दे सकते हो। अब आते हैं चौथी टेक्निक पे, वर्क स्टडी। तो बढ़ते हैं अगले टेक्निक की तरफ जिसका नाम है वर्क स्टडी। एज यूजुअल मैं आपको इसकी डेफिनेशन बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बढ़ते हैं इसके 4 पार्ट्स की तरफ। इसके 4 पार्ट्स है जिसको हम एज अ 4 टेक्निक समझ के चलेंगे। 3 पहले हो गई, 4 ये हमारी 7 टेक्निक्स यही है। वर्क स्टडी एक अपने आप में टेक्निक नहीं है, इसकी सिर्फ 1 मार्क की डेफिनेशन है जो आपको सिर्फ तभी समझ आएगी जब आप नीचे वाले 4 पार्ट्स समझ लोगे। ठीक है, तो इसके बाद पहले तो हम बात करेंगे कि 4 टेक्निक्स क्या है, उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे वर्क स्टडी की अच्छी डेफिनेशन, और फिर एक साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो हमारी रह गई थी। अब बात करते हैं इसके 4 पार्ट्स क्या हैं। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी। ये 4 स्टडी हैं जो वर्क स्टडी के अंदर आती है। ये 4 टेक्निक्स हैं। टेलर ने कहा कि अप्लाई करो तो तुम्हारी साइंटिफिक मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी। तो अब पढ़ते हैं इन चारों को एक एक करके। तो हमारी 4th टेक्निक एक्चुअल में वर्क स्टडी नहीं, हमारी 4th टेक्निक एक्चुअल में है मेथड स्टडी। और याद करो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में मैंने कहा था कि जब वर्क स्टडी पढ़ोगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। कैसे? पहली चीज मेथड स्टडी से। तो शुरू करते हैं मेथड स्टडी से। सो मेथड स्टडी क्या कहता है? मेथड स्टडी मतलब एक काम की मेथड को स्टडी करना। मेथड मतलब तरीका, और तरीके को स्टडी करके क्या फायदा? देखो इसमें पहली लाइन आएगी, द मेन फोकस ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड द बेस्ट मेथड फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। एक काम को करने का बेस्ट तरीका निकालने के लिए ही मेथड स्टडी की जाती है। ये आ गई इसकी पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या आ गई? ये पहली लाइन तो ऐसी हो गई, उसके बाद पॉइंटर्स में शुरू करते हैं। दूसरी लाइन आएगी, दिस इज डन बाय ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द टास्क। जो टास्क है उसकी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करो। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है? उसको पार्ट्स में तोड़ दो और उसके एक एक पार्ट को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करो कि इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या बनते हैं। इस पार्ट को पूरा करने के ये तरीके हैं। तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मतलब उसको पहले सारे तरीके फ्रेम करना, फिर उनको स्टडी करना और एक बेस्ट तरीका चुनना। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। फिर फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ दैट टास्क, द टास्क इज डिफाइंड एंड वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस आर डेवलप्ड। मतलब उसको पूरा करने के लिए अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन डेवलप करते हैं। फिर वन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज सिलेक्टेड एंड देन इट इज वर्कड अपॉन। और उसका एग्जांपल आ जाएगा कि बेस्ट मेथड हर चीज में है, चाहे आपको रॉ मटेरियल लेना हो, चाहे कस्टमर तक प्रोडक्ट की डिलीवरी देनी हो, हर चीज में बेस्ट मेथड मिलेगा। अगली टेक्निक पे आता है, इसका नाम मोशन स्टडी। देखो मोशन स्टडी क्या कहता है कि एक बिजनेस में काम करते हुए जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनके लिए काफी सारे मोशन होंगे। मोशन मतलब कोई भी काम जिसके लिए आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो सामान है। तो मोशन स्टडी में बेसिकली होता क्या है? सारे मोशंस को स्टडी किया जाता है। सबसे पहले ऑल द मोशंस इन अ टास्क आर स्टडीड। ऑल द मोशंस रिक्वायर्ड इन अकम्प्लिशिंग अ टास्क आर स्टडीड डीपली। उसके बाद सेकंड लाइन, देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशंस। 3 टाइप ऑफ मोशंस, एक होते हैं प्रोडक्टिव, एक होते हैं अनप्रोडक्टिव और एक होते हैं इंसिडेंटल। प्रोडक्टिव मतलब जिनसे कुछ फायदा मिल रहा है, अनप्रोडक्टिव मतलब जिनसे कुछ फायदा नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी करने पड़ रहे हैं, और इंसिडेंटल मतलब जो धक्के से हो रहे हैं कि जो जरूरत नहीं, इनका कोई फायदा नहीं, इनका कोई आउटपुट नहीं है, गलती से हो रही है। तो स्टडी क्या आता है? कोशिश करते हैं इंसिडेंटल जो है इनको तो जड़ से ही खत्म कर दो, एक भी ना रहने दो। और जो अनप्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव मोशंस के साथ क्या किया जाए? इनको कोशिश करो कम से कम करने की। मतलब अनप्रोडक्टिव मोशन को रिड्यूस करो जितना पॉसिबल हो सके उतना। ठीक है, उसके बाद थर्ड लाइन क्या आती है? इसमें एक स्टॉप वॉच और एक मूवी कैमरे का यूज किया जाता है। स्टॉप वॉच मूवी कैमरा देखने देंगे किस मोशन में कितनी देर लगती है और उसको रिड्यूस करें। फोर्थ लाइन में एक एग्जांपल। अब एक एग्जांपल इसमें क्या बनता है कि जैसे एक वर्कर को यहाँ पे काम करना है और उसके लिए टूल चाहिए, मतलब सेम टूल काफी सारे पीसेस में चाहिए कि वो टूल यहाँ अप्लाई 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 ऐसे करना है। जैसे एक घर में ईंटें लगानी है, काफी सारे ईंटें चाहिए,
तो ईंटें पड़ी है फर्स्ट फ्लोर पे, मैं जाऊं फर्स्ट फ्लोर पे, एक ईंट लाऊं लगा दूं, फिर जाऊं एक ईंट लाऊं लगा दूं, फिर जाऊं एक ईंट लाऊं लगा दूं। इससे बेटर क्या होगा, मैं पहले सारी ईंटें उठा के नीचे ले आऊं, फिर एक एक करके लगा दूं। कौन सा बेटर है? सेकंड ऑप्शन। और यही है मोशन स्टडी। हमने मोशंस को स्टडी किया, कौन सा बेटर लगा, जहां पे नंबर ऑफ मोशंस रिड्यूस कर दिए गए। ये बात आती है मोशन स्टडी। अगली स्टडी है टाइम स्टडी। The basic aim of time study is to know the ideal time took by a worker to do a particular task of work। मतलब एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक आइडियल वर्कर, जो ना ही बहुत ज्यादा होनहार है ना ही बिल्कुल नालायक है, उसको कितना टाइम लगता है, ये डिटरमाइन करती है टाइम स्टडी। अब अगले इसके लिए क्या यूज किया जाता है? इसके लिए यूज किया जाता है स्टॉप वॉचेस और कैमरा। तीसरी लाइन में क्या आएगा कि टाइम स्टडी में हम एक आइडियल टाइम डिफाइन कर लेते हैं और वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि इतने टाइम में ये काम पूरा होना चाहिए। दैट्स इट। और चौथे लाइन और जो सबसे मेन लाइन है, इसमें मैं आपको बताऊंगा टाइम स्टडी का एम क्या है, टाइम स्टडी क्यों करते हैं, टाइम स्टडी करने का मेन एम मतलब उसका मेन मकसद क्या है। और ये 3 पॉइंट्स बताऊंगा इसके अंदर, एम के अंदर ये 3 पॉइंट्स। और ये 3 पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स आपको केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट है एस्टिमेट नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड। हमें ये देखना होगा कि कितने वर्कर्स चाहिए, और ये टाइम स्टडी से पता लगेगा। कैसे भाई? जिसने ये नहीं पढ़ा ना वो सोच नहीं सकता नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड का टाइम स्टडी से कोई लिंक है। बिल्कुल है। हमें पता है कि हमारे पास करने के लिए काम है इतना, और इतने काम के इतने पोर्शन को मतलब न्यूमेरिक आते हैं। हमारे पास प्रोड्यूस करने के लिए 100 यूनिट्स, और एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में लगता है 1 घंटा। हमने सोच लिया हमारा टोटल काम कितना हुआ, 100 घंटे काम हुआ रोज। एक बंदा रोज का कितने घंटे काम करता है? 10 घंटे। तो हमें बंदे कितने चाहिए? 10। नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इज रिलेटेड टू टाइम स्टडी, पहला। दूसरा, टू फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स। हमें पता होगा कितने बंदे हैं, कितनी देर काम कर रहे हैं, तो हम उनके लिए इंसेंटिव स्कीम्स बना पाएंगे। और तीसरा, टू डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट और इंसेंटिव स्कीम में फर्क क्या हुआ? लेबर कॉस्ट उनकी डेली वेजेस, वो उनकी लेबर कॉस्ट है, और इंसेंटिव मतलब कुछ एडिशनल जो उनको एज अ मोटिवेटर दिया गया है। ठीक है, अगली स्टडी पे बढ़ते हैं। इसका नाम है फटीग स्टडी। फटीग क्या होती है? थकान। 7th नंबर पे आती है फटीग स्टडी, यानी कि थकान की स्टडी करना। थकान की स्टडी क्यों जरूरी है? एक एग्जांपल में बात करते हैं सबसे पहले कि एक बंदा है, उसको मेरी फैक्ट्री में 8 घंटे काम करना है, 8 आवर्स। तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं उससे 3 घंटे काम कराऊं, फिर उसको 1 घंटे का ब्रेक दे दूं, फिर उसको 4 घंटे काम करवाऊं, ऐसा कुछ। तो इसमें ज्यादा आउटपुट मिलेगी, या मैं उससे 3 घंटे काम कराऊं और फिर उससे 5 घंटे काम कराऊं, मतलब 8 घंटे लगातार बिना ब्रेक दिए। आउटपुट किसमें ज्यादा है? हालांकि यहां वो 8 घंटे काम कर रहा है और यहां 7, आउटपुट इसमें ज्यादा है, क्योंकि ये जो 1 घंटा है ना, ये बहुत जरूरी है अपने माइंड की उस एफिशिएंसी को रीगेन करने के लिए। जब हम थक जाते हैं तो हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, और वो एफिशिएंसी दोबारा ऊपर आ जाए इसके लिए हमें ब्रेक बहुत जरूरी है। फटीग होती है थकान। ये स्टडी कहती है कि वर्कर्स की थकान की स्टडी करो, चेक करो कि उनको कितने टाइम बाद कितनी देर का ब्रेक चाहिए। वो ब्रेक उनको दो ताकि उनकी एफिशिएंसी लौट सके। मैंने पहले बताया था कि टेलर खुद वर्कर रह चुका है, तो उसको वर्कर्स की दिक्कतें पता है, और इसीलिए उसने टेक्निक बनाई फटीग स्टडी। थकान की स्टडी करो और इससे मिलने वाले रिजल्ट से उनको सुटेबल ब्रेक, सुटेबल गैप्स दो अपने काम के अंदर। ये बात आती है। तो अब इसमें पॉइंट्स करेंगे। सबसे पहली मेन लाइन, एवरी ह्यूमन गेट्स टायर्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क बी डन। उसके बाद सेकेंड लाइन, फटीग स्टडी एम्स टू डिटरमाइन द नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, मतलब कितनी देर का देना है और कितनी बार देना है। डिटरमाइन द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, नंबर नहीं, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, कितनी देर और कितनी बार। ये है फटीग स्टडी का मेन एम। दूसरा, इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर रेदर देन डिक्रीजिंग इट, क्योंकि ये 1 घंटे का ब्रेक उसके माइंड को रिफ्रेश कर देगा। और तीसरा पॉइंट क्या आता है, फटीग के काफी सारे कारण हो सकते हैं। फटीग का कारण फिजिकल टायर्डनेस या मेंटल टायर्डनेस भी हो सकती है, अपने सुपीरियर सबॉर्डिनेट का अच्छी ना बनना, उस एनवायरमेंट में कंफर्टेबल ना होना, ये सारे कारण है फटीग के। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो। इसी के साथ हमारे सातों टेक्निक्स होती है खत्म। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर एज यूजुअल मैं नहीं कहूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना कोई भी कभी मेरे वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। यहाँ पर पूरी पार्ट की प्लेलिस्ट पिंड है, जाकर उसको चेक कर सकते हो अगर अभी तक नहीं देखी है तो। धन्यवाद।